वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे टर्मोलॉजी वाला पार्ट। आज टर्मोलॉजी वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एज पर दी सिलेबस आगे हम बात करेंगे। तो टर्मोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जो नेक्स्ट टर्मोलॉजी हमारी बच्चा उसमें हम डिस्कस करेंगे आज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जनरल टर्म में आपने कई बार सुना होगा कि फ्रीक्वेंटली जो है काम करना चाहिए या इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आना, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, आवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वैल्यू विच इज़ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, ऐसी संख्या जो बार बार आ रही है, कई बार रिपीट हो रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो क्या होगा, द वैल्यू which is repeated value which is repeated number of times, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की एक और खासियत है। एक और खासियत क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरी चीज़, और ये कभी भी माइनस, या इसको कभी भी हम बोल सकते हैं ये फ्रैक्शनल में या दशमलव में नहीं होती। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती और कभी भी इसको दशमलव में नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या जब रिपीट होती है तो वो सर्टेन वैल्यू में ही रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 3 4 2 3 2 7 2 3 7 4 2। अब यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, वो जितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर पहले तो मैं नंबर देख लेता हूँ। ये मैंने लिखा यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल हमारे पास 2 भी है, 3 भी है। यहाँ देखोगे तो आपको 4 भी मिलेगा, 4 के अलावा आपको 7 भी मिलेगा। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक, अब वेरिएबल्स जो आ गए, अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेरिएबल जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 की, तो 1 बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। तो ये जो 5 बार रिपीट हुआ पर्टिकुलर 2, ये क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि जो 2 आया है वो इस पूरे डाटा के अंदर 5 बार आया है, मतलब 5 बार रिपीट हुआ है, तो ये 5 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 3 की बात करें तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 4 की बात करें तो 1 बार और 2 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। और 7 की बात करें तो 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको बोलते हैं ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो जो जितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो यहाँ पर ना तो कोई फ्रीक्वेंसी, ना तो नेगेटिव है और ना ही क्या है, दशमलव में। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है, ये समझाने के लिए था आपके लिए। तो समझ में आ गई बात कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जो जितनी बार रिपीट होती है, तो वो जो रिपीटेशन हुआ है जितनी बार, वो क्या कहलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी दशमलव में नहीं होती है। सेकेंड बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो अभी तो हमने बोला फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी टेबल बनवाई थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पुटिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये हम बोल सकते हैं कि ये पैटर्न है एक तरीके का, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन को रखते हैं उसके विद देयर फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको हम बोल देते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम ये बोल सकते हैं द पैटर्न ऑफ पुटिंग द ऑब्जर्वेशंस विद देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा, द पैटर्न ऑफ पुटिंग द ऑब्जर्वेशन with their frequency, frequencies, इसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब ये जो है 2 प्रकार का होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का कैसे, चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा आपका क्या, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब डिस्क्रीट का मतलब अब आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं पहले ही लेक्चर में, पहले टर्मिनोलॉजी में आपको बता चुका हूं कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो समझ गए कि यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन को रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन अब आगे वर्ड जुड़ गया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब निश्चित संख्या को रखना है, निश्चित वेरिएबल्स को रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे हमें रखना है, ठीक है, कैसे हम पुट करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए टेबल बना लेते हैं पहले, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर चलिए और थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको। शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, इसी से काम हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, एक तरफ हमें रखना है मार्क्स, एक तरफ हमें रखना है यहाँ पर मार्क्स। चलिए यहाँ पर मैंने रख दिया मार्क्स रख दिए, ठीक है, मार्क रख दिए, मतलब बच्चों के नंबर रख दिए। और एक्चुअल में है क्या है, ये है एक तरीके का वेरिएबल, ये एक तरह के वेरिएबल्स। और यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मार्क्स किसके होते हैं, स्टूडेंट्स के ही होते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा यहाँ पर क्या, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मार्क्स की हम बात करते हैं। देखो मान लो यहाँ पर किसी बच्चे के आए हैं 45 मार्क्स, किसी का आए हैं 50, किसी का आए हैं 60, किसी का आए हैं 70, किसी के आए हैं 90, ठीक। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 45 मार्क्स आए हैं, मान लो ऐसे बच्चे हैं 9, ठीक। 50 मार्क्स लाने वाले बच्चे जो है वो है 8, 60 लाने वाले जो है 12, 70 लाने वाले जो है वो है 10, और 90 लाने वाले बच्चे जो है 6 बच्चे ऐसे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, जो मार्क्स है ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, मार्क्स जो है ये वेरिएबल्स है। तो हमने पढ़ा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जो निश्चित संख्या को दर्शाते हैं, जो निश्चित होते हैं। देखो 45, 50, 65, 60, 70 और 90 ये बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं लिखा कि 45.5 या 40 से 50, ऐसा नहीं लिखा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक निश्चित जो है वेरिएबल्स दिए हों, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें बच्चा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको समझिए। अब कंटिन्यूअस, आप पता है कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, चलिए आइए अब समझते हैं। यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर अब मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पर मार्क्स हैं, यहाँ पर भी मार्क्स हैं, बट ये क्या है क्लासेस में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। और यहाँ पर भी क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वही फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट की। तो यहाँ पर आप जब देख पाओगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मान लो 10 से 20 जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के, कितने ऐसे मतलब बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के अंदर हैं, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो मान लो 10 से 20 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं, मान लो यहाँ पर जो है 8 बच्चे ऐसे जिनको 10 से 20 मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में हैं। 10 बच्चे ऐसे जो 20 से 30 है, 12 बच्चे 30 से 40 के बीच मार्क्स लेके आए हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में मार्क्स लेके आए हैं। तो ये जो डाटा है ये रेंज में है। और मैंने पहले बोला था कि सर्टेन लिमिट के अंदर, सर्टेन रेंज के अंदर जो भी डाटा होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए, मतलब एक पैटर्न होता है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन को पुट करते हैं उसकी क्या, फ्रीक्वेंसी के साथ। ऑब्जर्वेशन को हम पुट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का मैंने बोला, डिस्क्रीट जिसमें केवल वेरिएबल्स होते हैं, मतलब निश्चित संख्या होती है, और एक कंटिन्यूअस जिसमें रेंज में डाटा होता है, इसमें 10.5 भी। अब कोई बच्चा 8 बच्चे, इसमें से कोई बच्चा मान लो 15.5 मार्क्स भी लेके आया हो, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है एक्टिव फ्रीक्वेंसी। क्या है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी। बच्चा इस एक्टिव फ्रीक्वेंसी को और क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज
ऑल्सो नोन एज, इसको फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी डेंसिटी या एक्टिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, ऐसा हम बोल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास। ठीक है, इसको मैं आपको फॉर्मूले के फॉर्म में समझा देता हूँ। एक्टिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लास, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास, उस क्लास की चौड़ाई। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टू द विड्थ ऑफ द क्लास इज नोन एज एक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल के रूप से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं एक्टिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, थोड़ा वो टेढ़ा है, तो टेढ़ा है पर ठीक है, और थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? एक्टिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हम यहाँ पर क्लास में डाल देते हैं 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 एंड 40 से 50। ठीक है, ये हमारे पास क्लासेस है। फ्रीक्वेंसी हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 5, 3, ये फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ याद रखना फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताई आपको, फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, ये क्या होता है? ऑलवेज इन जिग-जैग फॉर्म। जिग-जैग फॉर्म का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी हमेशा इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर होती है फ्रीक्वेंसी, हमेशा इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, ठीक, कि फ्रीक्वेंसी देखो पहले बढ़ रही है, कहाँ तक? 5 तक बढ़ी और फिर वापस क्या हो गई? कम हो गई। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा घटते बढ़ते क्रम में होती है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजैग फॉर्म में होती है, इरेगुलर फॉर्म में होती है, ना ही असेंडिंग में होगी और ना ही डिसेंडिंग फॉर्म में होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसी होती है, बढ़ते घटते क्रम में। देखो 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद फिर वापस 3 हो गई, तो घटते बढ़ते क्रम में होती है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जो बढ़ते क्रम में होती है उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो घटते क्रम में होती है या सिर्फ बढ़ते क्रम में होती है उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब एक्टिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? हमने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। ठीक, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। ठीक, विड्थ ऑफ द क्लास, इस क्लास की विड्थ कितनी है? विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे आप विड्थ निकालोगे तो विड्थ कितनी आएगी? 20 माइनस 10 करोगे तो आपकी विड्थ आ जाएगी 10, और सब में 10 का डिफरेंस है तो विड्थ हमारी फिक्स हो गई 10। तो यहाँ पे बटे 2 10 करोगे तो आपकी एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.2। यहाँ करोगे 4 बटे 10 करोगे, एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.4। 5 बटे 10 करोगे, एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.5। 3 बटे 10 करोगे, एक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.3। तो इस तरीके से हम एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, इसको बोलते हैं हम एक्टिव फ्रीक्वेंसी, और एक्टिव फ्रीक्वेंसी को ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलिए आइए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इज इक्वल टू 1 हो जाती है, ये याद रखना, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द, ये सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, याद रखना। क्या होता है? सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, मतलब जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलो समझ लेते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये हमारी क्लासेस हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई,
और ये हमारी क्या हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लासेस वही मैंने 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 और 40 to 50 इस तरीके की क्लासेस हमने ले ली, एज्यूम कर लिया। फ्रीक्वेंसी हमने ले ली 2, 4, 5 और यहाँ पर मैंने ले लिया 3। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी सेम हमने रख ली। अब हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें निकालनी है क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आएगी टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है। ठीक, अब डिवाइड करने के लिए इजी करना हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज, पर 14 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमें डिवाइड करने में इजी करना है तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं ताकि डिवाइड करने में इजी रहे। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐसा ले लेते हैं 2, 7, ठीक है, 2 और 5 7 और 4, 7 4 11 और थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, 2 7 9 10 16 और 4 20। ठीक, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही, 20। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितनी है, 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितनी है, 2 है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.1। फिर 7/20 करोगे तो 7/20 मतलब 3.5, मतलब यहाँ आ जाएगा 0.35। ठीक है, 9/20 आ जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा, और 4/20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। इस तरीके से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आप करोगे, टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जोड़ लो, ये हो गया 5 5 10 11 12 13। अच्छा, कुछ गड़बड़ की हमने, नहीं ये 0 है यहाँ, 0.10 0.35 0.45 0.20। अब देखो इसका टोटल करो, ये आ रहा 0, हसिलाया 1, 1 और 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ हो रही है, 3.5 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आप करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे तो यहाँ पर 10 आना है। एक बार और चेक कर लो, 7 2 9 9 18 और 2 22। अच्छा, गड़बड़ कर दी हमने, रुको 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 रुको। यहाँ पर जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 7 और 1 मिनट बच्चा, यहाँ हमने 2 के 7 लिया, 9 लिया, और यहाँ पर वापस कर लेना 2 लास्ट में क्या करना है, वापस 2 करना है। ठीक, अब आएगा टोटल 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.1। आप टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.10 0.35 0.45 और 0.10, 10 की शून्य, 9 और 1 10। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, आप 9 और 1 10 मतलब 0.1, टोटल फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये रखने कवर में कभी मिस्टेक्स हो सकती है, बट बाकी चेक कर लेना। ये टोटल कितना 20 है, अब इससे करोगे तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी 1 ही आना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ले ली हमने किसी क्लास की, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो 1 आएगा। ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कहानी हो गई। क्लियर बच्चा, यहाँ तक की कहानी आपको? चलिए आगे बात करते हैं हम। ये तो हो गया हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी और कुछ चीज़ें छूट ना जाए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब होता है लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑफ ए स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो लेस देन टाइप मोर देन टाइप जो फ्रीक्वेंसीज होती है, या जो लेस देन टाइप मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आइदर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप विथ ए स्पेसिफिक वैल्यू। क्या हो जाए? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आइदर लेस देन और मोर देन टाइप, इसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो होता क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बता रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि आखिर ये लेस देन मोर देन होता क्या है। ठीक है, ये लेस देन मोर देन होता क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। ओहो सॉरी,
देखो ये हमने ले ली यहाँ पर क्लासेस, यहाँ पर हमने ले ली फ्रीक्वेंसी, ये हो गई लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये भी क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमने मान लो क्लासेस ले ली 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने मान ली 2, 7, 9 और 3। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा जिगजैग ऑर्डर में होती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, लेस देन टाइप कैसे निकालोगे, तो पहले 2 का 2 रखोगे यहाँ। ठीक है, 2 का 2 रखोगे। ठीक, ये लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, याद रखना ये क्या होती है, ऑलवेज जो है असेंडिंग ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। मोर देन टाइम जो है ऑलवेज क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, ऑलवेज क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। देखो 2 के बाद 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 के बाद क्या जोड़ोगे 9, ये कितना हो जाएगा 18, 18 के बाद 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21। अब इसका टोटल करोगे, टोटल फ्रीक्वेंसी तो कितनी आएगी, आपको 21 ही मिलेगी। ठीक है, जोड़ के देख लो, 7 और 9 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 आपका 18 और 3 21। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में है। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, बढ़ते क्रम में, 2, 9, 18 और 21। अगर आपको क्या निकालना है, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 3 में फिर 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 12, 12 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19, 19 में 2 जोड़ोगे 21। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में बराबर होना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं। तो मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे किया हमने, पहले 2 का 2 रखा, 2 में 7 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21। मोर देन टाइप निकालते हैं हमेशा बॉटम से निकालते हैं, तो 3 का 3 रखा, 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21। तो ये मोर देन टाइप लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसी का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम बोलते हैं ओगिव कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है, इसका जनरली यूज़ होता है मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, यूज टू फाइंड आउट मीडियन, यूज टू फाइंड आउट मीडियन, मीडियन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा होता है बच्चा, एक लाइन इस तरीके से ये खींची जाती है, ये आपका लेस देन टाइप, ये क्या होता है, ये लेस देन टाइप लाइन होती है। यहाँ से आप जाओगे तो ये आपको मिलेगी ये मोर देन टाइप, ये मोर देन टाइप लाइन होती है। और ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। मतलब कि इसको जब इसे नीचे लाएंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होगी वो वैल्यूज़, जैसे यहाँ पर डाटा लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होगी वो मीडियन कहलाती है। तो ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम ओगिव कर्व बनाते हैं, और उसी ओगिव कर्व का यूज़ किया जाता है मीडियन को फाइंड आउट करने पर। फाइंड आउट कैसे करते हैं, लेस देन टाइप मोर देन टाइप कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर एक दूसरे को काटता है, वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की कहानी है। ठीक, ऐसे ही सेम एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, बार डायग्राम होता है। याद रखना क्या होता है, बार डायग्राम होता है। ठीक, यहाँ पर जितने भी बार होते हैं, ईच बार टच, TOUCH, टच टू ईच अदर, टच टू ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक, हाइट ऑफ द बार, बार की जो हाइट होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसकी हाइट होती है। बार की जो हाइट होगी वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर होगी। ठीक है, और विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ द बार, बार की जो विड्थ होती है वो अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के आधार पर होगी। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका बार बना के बता देता हूँ, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या करते हैं, यूज़ टू फाइंड आउट, यूज़ टू फाइंड आउट मोड, मोड ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, हिस्टोग्राम का। होता कैसा है समझ लो, ये हमने बनाया बार डायग्राम, यहाँ पर हम रख देते हैं क्लासेस, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, मतलब क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको दे दी क्लासेस। ठीक है,
और यहाँ पर दे दी कि आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मान लो 2 दे दी, 5 दे दी, 9 दे दी, 7 दे दी और 3 दे दी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी हम अपनी तरफ से रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, हाईएस्ट कितनी है 9 तक जा रही है, तो हमने रख ली 2, 4, 6, 8 और 10 तक हमने फ्रीक्वेंसी रख ली, ठीक है। अब हम बनाएंगे बार, पहला कितना दे रहा है 0 से 10 में 2 तक जा रहे हैं, तो 0 से 10 में 2 बना दिया। 10 से 20 में 5 तक जा रहे हैं, तो 5 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ले जाएंगे। 20 से 30 में 9 है, 20 से 30 में मतलब 9 यहाँ है, मतलब यहाँ तक आएंगे, ये 9। फिर 7 है 30 से 40 में, 30 से 40 में 7 यहाँ है, मतलब यहाँ है, इस तरीके से बार बनाएंगे। और 40 से 50 में 3 है, 3 यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएगा ये सारी, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब आप बोलोगे कि इसमें मोड कैसे निकालते हैं, तो जो हाईएस्ट बार है इस कोने से इसको ले जाएंगे हम ऊपर, और इस कोने से इसको ले जाएंगे ऊपर, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस लाइन को नीचे लाएंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होगी, मान लो यहाँ पर वैल्यू 25 है, तो 25 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोड। क्लियर है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मोड को। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, एक बार डायग्राम होता है, उसका एक जो बार होता है वो एक दूसरे को टच करता है, ओवरलैप नहीं करता। हाइट डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, देखो ये हाइट किस पे, 2 फ्रीक्वेंसी तक जा रही है, हाइट भी कितनी 2 है, फ्रीक्वेंसी 5 है तो हाइट भी 5 है। और जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्लास इंटरवल पर। देखो 0 से 10 है तो 0, 10 से 20 है तो 20 इतनी चौड़ाई, ठीक है, विड्थ पर डिपेंड करेगी। तो इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। तो यहाँ तक ये कहानी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्लियर है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, और ये आपका जो है टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हमने डिस्कस किया सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हमने फ्रीक्वेंसी बोला। और फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही कभी दशमलव में होती है। और ये ध्यान रखना है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, हमेशा जिगजैग पैटर्न में होगी, हमेशा आरोही अवरोही क्रम में मिक्स रहेगी, इरेगुलर रहेगी, कभी भी ना तो असेंडिंग में होगी ना ही डिसेंडिंग में होगी, वो हमेशा जिगजैग होगी, इरेगुलर होगी, ठीक है। चलिए दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम आवृत्ति बारंबारता बोलते हैं हिंदी में, मतलब होता है कि यहाँ पर एक पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्वेशन को पुट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमने एक टेबल के अंदर रखा, एक पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया कि भाई ये एक ऑब्जर्वेशन है, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस पैटर्न को हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आएगी, निश्चित संख्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, जैसे 45 एग्जैक्ट वैल्यू है, 50 एग्जैक्ट वैल्यू है, 60 एग्जैक्ट वैल्यू, 70 एग्जैक्ट वैल्यू, 90 एग्जैक्ट वैल्यू है, और उनकी फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हमने बोला कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर वैल्यूज जो आएगी वो इंटीग्रल भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, विद इन द रेंज हो सकती है। अब मान लो कोई वैल्यू यहाँ पर होगी 11.5, 11.7, तो कहाँ आ रही है, इसी रेंज के अंदर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, जो रेंज के अंदर हो और क्या हो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो, चाहे वो दशमलव में हो चाहे वो निश्चित वैल्यू हो। तो 10 से 20, 20 से 30, ये इसको हमने रखा इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। अब आती थी एक्टिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी बोलते हैं। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसी क्लास की विड्थ से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक्टिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। मान लो 10 से 20 जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसकी एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 2 है उसी क्लास की विड्थ से डिवाइड कर देंगे, 2 को 10 से डिवाइड किया तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरीके से सारी एक्टिव फ्रीक्वेंसीज हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है बच्चा, एक्टिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है हिस्टोग्राम बनाने में, हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लासेस। जब हिस्टोग्राम बनाना हो और क्लासेस अनइक्वल दी हो तो हम पहले एक्टिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और एक्टिव फ्रीक्वेंसी से फिर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। इतना हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बता दिया है कि एक्टिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत कब पड़ती है, जब हिस्टोग्राम हमें बनाना हो और क्लासेस अनइक्वल हो। अनइक्वल क्लासेस का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से 10 पहली क्लास दी, फिर 10 से 30 दे दिया और फिर क्लासेस दे दी 30 से 60। अब ये अनइक्वल कैसे हो गई, यहाँ पर विड्थ हमने निकाली तो कितनी आई 10, यहाँ पे विड्थ निकालोगे तो 20, यहाँ पे विड्थ निकालोगे तो 30। अब सबकी विड्थ अलग अलग आ रही है, मतलब ये क्लासेस कौन सी है, अनइक्वल है। और इस तरीके की क्लासेस दी हुई तब हम एक्टिव फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बनाते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास और टोटल फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करेंगे तो हमें लास्ट में 1 मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है उसी को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे बनाते हैं, लेस देन टाइप होती है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है और टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। इसको सम कर रहा 2 लिया, फिर 2 में 7 जोड़ा 9, 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21 और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 21 आनी चाहिए।
फिर मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोर देन टाइप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, उसको बॉटम से स्टार्ट करते हैं। 3 लिया, 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21, इस तरीके से हम करते हैं। फिर हमने पढ़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको ओगिव कर्व भी बोलते हैं और इसका यूज़ होता है मीडियन निकालने में। ठीक है, कैसे निकालते हैं? लेस देन टाइप, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पर एक दूसरे को काटता है, वो पॉइंट हमारा मीडियन कहलाता है। इस प्रकार से हिस्टोग्राम बार डायग्राम होता है, दोनों जो बार होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, कभी भी ओवरलैप नहीं करते। हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, विड्थ जो है वो क्लास इंटरवल पर डिपेंड करता है। और इसके द्वारा हम क्या निकाल देते हैं? मोड निकालते हैं। कैसे? जो सबसे ऊंचा बार है उसको पास वाले बार के कोने से निकालते हैं और इधर पास वाले कोने से निकालते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या कहलाती है? वो वैल्यू क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। ठीक है बच्चा, इतनी कहानी हमने समझी आज के लेक्चर में। ये हमारा टर्मोलॉजी वाला पार्ट हो गया, और भी कोई बीच में टर्मोलॉजी आएगी तो हम साथ ही साथ में करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एज पर दी सिलेबस लेक्चर आगे। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।